वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको अपने मनपसंद की कोई स्टोरी या ऑडियो बुक सुनने का शौक है, तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए। अब सीधा चलते हैं वीडियो पर। डिफेगो को ढूंढने के लिए सिम्पसन ने अपने हिसाब से एक कोशिश की। हालांकि यह कोशिश बस एक नासमझी थी और बेकार भी। चारों ओर पेड़ों का वो जंगल, पीछे से बहती पानी की धार उसे चीर रही थी और उसके खून में उस बेकाबू चीख की भयावहता। उसने वही किया जो कोई भी अनुभवहीन इंसान ऐसी ही घबराहट में करता। वो बिना किसी दिशा बोध के एक उन्मत्त बच्चे की तरह इधर उधर भागा और बिना रुके जोर से गाइड का नाम पुकारा। डिफेगो, डिफेगो, डिफेगो। वो चिल्लाया और जंगल के पेड़ों ने उसे इतनी ही बार वो नाम वापस लौटा दिया जितनी बार उसने चिल्लाया, केवल थोड़ा नरम होकर। डिफेगो, डिफेगो, डिफेगो। वो बर्फ के टुकड़ों के बीच से गुजरती उस पगडंडी पर चलता रहा जो थोड़ी दूर तक जाती थी और फिर वो रास्ता भटक गया जहां पेड़ इतने घने हो गए थे कि बर्फ जम ही नहीं सकती थी। वो तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसका गला नहीं बैठ गया और उस बेजवाब और अनसुनी दुनिया में अपनी खुद की ही आवाज अब उसे डराने लगी। वो जितनी कोशिश कर रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। उसकी बेचैनी भयानक रूप से तीव्र हो गई, इतनी कि आखिरकार उसके प्रयासों ने अपना उद्देश्य ही खो दिया और पूरी तरह से थक कर वो फिर से कैंप की ओर चल पड़ा। यह हैरानी की ही बात थी कि उसे अपना रास्ता मिल गया, बड़ी मुश्किल से और अनगिनत झूठे सुरागों के बाद ही आखिरकार उसे पेड़ों के बीच सफेद तंबू दिखाई दिया और वो सुरक्षित वापस आ गया। थकान ने अपना असर दिखाया और वो शांत हो गया। उसने आग जलाई और नाश्ता किया। गर्मा गर्म कॉफी और बेकन ने उसे फिर से थोड़ी समझ और विवेक दिया और उसे एहसास हुआ कि वो एक बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा था। अब उसने हालात का सामना संयम से करने का एक और ज्यादा सफल प्रयास किया और जब एक स्वाभाविक बहादुरी उसकी मदद के लिए आगे आई तो उसने तय किया कि उसे पहले जितना हो सके पूरी तरह से खोजबीन करनी चाहिए और अगर इसमें सफलता नहीं मिली तो उसे पुराने पहले बनाए गए बड़े कैंप का यथासंभव रास्ता ढूंढना चाहिए और बाकी लोगों की मदद लाने की कोशिश करनी चाहिए। और उसने यही किया। खाना, माचिस, बंदूक और वापसी में पेड़ों को काट कर निशानदेही करने के लिए एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर वो चल पड़ा। जब वो चला तो सुबह के 8 बज रहे थे। बिना बादलों के आकाश में पेड़ों की चोटियों पर सूरज चमक रहा था। आग के पास एक खूंटी से फंसा हुआ उसने एक नोट छोड़ दिया ताकि अगर डिफेगो उसके जाने के बाद वापस आ जाए तो उसे पता चल जाए कि सिम्पसन वहां से निकल चुका है। इस बार एक अच्छी तरह से सोची समझी योजना के अनुसार उसने एक नई दिशा पकड़ी, एक व्यापक भ्रमण का इरादा रखते हुए जो देर सवेर गाइड के निशानों तक उसे पहुंचा ही देगा और 1/4 मील जाने से पहले ही उसे बर्फ में एक बड़े जानवर के पैरों के निशान मिले और उसके बगल में हल्के और छोटे निशान जो बेशक इंसानी पैरों के ही थे, डिफेगो के पैर। उसे तुरंत जो राहत मिली वो स्वाभाविक थी, हालांकि ये बस पल भर के लिए ही थी, क्योंकि पहली नजर में ही उसे इन पैरों के निशानों में
पूरे मामले का एक सरल स्पष्टीकरण दिखाई दिया। ये बड़े निशान निश्चित रूप से एक ऑक्स मूस द्वारा छोड़े गए थे, जो हवा की उल्टी दिशा में कैंप की तरफ शायद गलती से आ गया था। और जैसे ही उसे उसकी गलती महसूस हुई होगी, उसने चेतावनी और डर की एक अनोखी चीख निकाली होगी। डिफेगो, जिसमें शिकार करने की प्रवृत्ति अद्भुतपूर्णता तक विकसित थी, उसने घंटों पहले ही उस जानवर को हवा के साथ आते हुए सूंघ लिया था। उसकी उत्तेजना और गुमशुदगी निश्चित रूप से इसी से जुड़ी हुई थी। फिर वो असंभव व्याख्या जो उसे अभी अभी समझ में आई थी धुंधली पड़ गई, क्योंकि सामान्य बुद्धि ने उसे बेरहमी से दिखा दिया कि यह सब सच नहीं था। कोई भी गाइड, डिफेगो जैसा गाइड तो बिल्कुल नहीं, इतनी बेतुकी हरकत नहीं कर सकता था कि बिना राइफल के ही वो किसी ऑक्स मूस के पीछे भागने लगे। जब उसे पूरी बात याद आई तो पूरा मामला कहीं ज्यादा जटिल सफाई की मांग कर रहा था। डर से भरी डिफेगो की चीख, वो अजीब सी भाषा, जब उसके नथनों ने पहली बार नई गंध पकड़ी तो डर से धूसर चेहरा, अंधेरे में दबी हुई वो सिसकियां, और क्योंकि अब भी उसे धुंधली सी याद आ रही थी, उस आदमी की उस खास इलाके के प्रति मूल घृणा। इसके अलावा अब जब उसने उन पैरों के निशानों को गौर से देखा तो ये किसी ऑक्समूस के पैरों के निशान तो बिल्कुल नहीं थे। हैंक ने उसे बैल के खुरों की, गाय या बछड़े के खुरों की भी बनावट समझा दी थी। उसने बर्च की छाल पर उन्हें साफ साफ बना दिया था, और ये निशान उनसे एकदम अलग थे। वे बड़े, गोल, फैले हुए थे, और उनमें तीखे खुरों जैसी कोई नुकीली बनावट नहीं थी। वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया कि क्या भालू के पैरों के निशान ऐसे ही होते हैं। उसे और कोई जानवर याद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि कैरबू इस मौसम में इतनी दूर दक्षिण में नहीं आते थे, और अगर आते भी थे तो खुरों के साफ निशान छोड़ जाते थे। ये संकेत बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। बर्फ पर छोड़े गए ये रहस्यमय निशान उस अनजान जीव द्वारा, जिसने एक इंसान को उसकी सुरक्षा से दूर फुसला कर बुला लिया था, और जब सिम्पसन ने अपनी कल्पना में उन्हें उस भयावह ध्वनि के साथ जोड़ा जिसने भोर के सन्नाटे को तोड़ा था, तो उसका दिमाग चकरा गया। इसने उसके मन को अंदर तक झकझोर दिया, जिसने उसे फिर से अविश्वसनीय रूप से परेशान कर दिया। उसने इन सब सबूतों के खतरनाक पहलू को महसूस किया, और निशानों को और गौर से देखने के लिए नीचे झुकते ही उसे उस मीठी लेकिन तीखी गंध महसूस हुई, जिसने उसे तुरंत फिर से सीधा कर दिया, लगभग मतली जैसे एहसास से जूझते हुए। तभी उसकी याददाश्त ने एक और शैतानी चाल चली। उसे अचानक तंबू के किनारे से बाहर निकलते हुए नंगे पैर याद आ गए, और उस शरीर का ऐसा रूप जैसे उसे घसीट कर दरवाजे की ओर लाया गया हो। बाद में जब वो जागा तो दरवाजे के पास किसी चीज से सिकुड़ता हुआ वो आदमी। अब ये विवरण उसके कांपते मन पर एक साथ चोट कर रहे थे। ये ख्याल उसके आसपास के खामोश जंगल जो उसे घेरे हुए था, वहां इकट्ठा होते मालूम पड़ रहे थे, जहां पेड़ों का दल इंतजार कर रहा था, सुन रहा था, देख रहा था कि वो क्या करेगा। जंगल उसके चारों ओर सिमट रहा था। हालांकि बहादुरी के साथ सिम्पसन आगे बढ़ता गया, जितना हो सके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए, उन बदसूरत एहसासों को दबाते हुए जो उसकी इच्छा शक्ति को कमजोर कर रहे थे। वो चलते हुए अनगिनत पेड़ों की निशानदेही करता रहा, इस डर से कि कहीं वो वापस रास्ता न भटक जाए। और कुछ सेकंड्स के अंतराल पर वो अपने गाइड का नाम जोर जोर से पुकारता रहा,
विशाल तनों पर कुल्हाड़ी की धीमी थपथपाहट और उसकी अपनी आवाज के अस्वाभाविक उच्चारण आखिरकार ऐसी आवाजों का रूप ले गए जिन्हें निकालने में, सुनने में उसे भी डर लगने लगा था, क्योंकि वो आवाजें लगातार उसकी मौजूदगी और उसके सटीक ठिकाने की ओर ध्यान खींच रही थीं। और अगर सचमुच ऐसा होता कि कोई चीज उसी तरह उसका शिकार कर रही है जैसा वो किसी और का कर रहा है, तो ना जाने क्या होता। उसने जोरदार कोशिश करके उस विचार को उसी पल कुचल दिया। उसे एहसास हुआ कि एक ऐसी घबराहट की शुरुआत थी जो पूरी तरह से पैशाचिक थी और जो उसे जल्दी ही तबाह कर देगी। हालांकि बर्फ लगातार नहीं गिर रही थी, बस बीच बीच में खुली जगहों पर हल्की हल्की बर्फ के पहाड़ों के रूप में पड़ी थी। फिर भी उसे पहले कुछ मील तक पैरों के निशानों का पीछा करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जहां तक पेड़ों ने उसे इजाजत दी, वो एक सीधी रेखा में चलता रहा। जल्दी ही पैरों के निशानों की लंबाई बढ़ने लगी और आखिरकार वो इतने बड़े हो गए जो जंगल में पाए जाने वाले किसी भी जानवर के लिए बिल्कुल असंभव लग रहे थे। वो निशान चलने या दौड़ने के नहीं, बल्कि लंबी लंबी छलांगों जैसे लग रहे थे। इनमें से एक को उसने नापा और हालांकि वो जानता था कि 18 फीट का वो फैलाव किसी न किसी तरह गलत ही होगा, पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि इस लंबाई के बीच कोई दूसरा निशान क्यों नहीं था। लेकिन जिस बात ने उसे और भी ज्यादा हैरान कर दिया, जिससे उसे लगा कि उसकी नजर पूरी तरह से गड़बड़ा गई है, वो ये थी कि डिफेगो के पैरों के निशान भी उसी तरह बढ़ते गए और आखिर में वो भी उतनी ही लंबी दूरी पर पहुंचने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उस विशाल जानवर ने उसे अपने साथ उठा लिया हो और इस आश्चर्यजनक दूरी को पार करा दिया हो। सिम्पसन, जो काफी लंबा था, उसने पाया कि दौड़ते हुए छलांग लगाकर वो 18 तो क्या 9 फीट भी तय नहीं कर पा रहा था। और इन विशाल पैरों के निशानों का ये दृश्य जो साथ साथ चल रहे थे, एक भयानक यात्रा का मूक प्रमाण, जिसमें आतंक या पागलपन ने असंभव परिणाम पैदा किए थे, अत्यंत मार्मिक था। इसने सिम्पसन को अपनी आत्मा की गहराइयों तक में झकझोर दिया। यह अब तक की सबसे भयानक चीज थी जिसे उसकी आंखों ने देखा था। वो किसी मशीन की तरह लगभग बेसुध उनका पीछा करने लगा, हर समय अपने कंधे के पीछे से झांकता रहा कि क्या कोई विशाल पैरों के निशान वाला उसका भी पीछा कर रहा है। और जल्द ही ऐसा हुआ कि उसे अब यह समझ में नहीं आया कि वो निशान दर्शाते क्या है। बर्फ पर किसी अनाम और अदम्य चीज द्वारा छोड़े गए ये निशान हमेशा उस छोटे फ्रांसीसी कनाडाई के पैरों के निशानों के साथ, जो उसका गाइड, उसका साथी था, वो इंसान जो कुछ घंटों पहले तक उसके तंबू में था, बातें कर रहा था, हंस रहा था, यहां तक कि उसके बगल में गा रहा था। अपनी उम्र और अनुभवहीनता के बावजूद शायद कोई चतुर स्कॉट ही, जो सामान्य बुद्धि और तर्क में निपुण हो, उस मानसिक संतुलन को भी बनाए रख सकता था जो इस नौजवान ने किसी न किसी तरह पूरे साहसिक मिशन के दौरान बनाए रखा। वरना साहस पूर्वक आगे बढ़ते हुए उसने तुरंत 2 बातों पर ध्यान दिया होगा। अपने तंबू की अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह पर वापस जाने की बजाय वो अपनी राइफल की नाल पर अपने हाथों को कसे हुए था, जबकि उसका दिल, जो वी कर्क के लिए तैयार था, स्वर्ग की ओर एक शब्दहीन प्रार्थना कर रहा था। उसने देखा कि दोनों पैरों के निशानों की जगहों में बदलाव आया था, और ये बदलाव, जहां तक उस आदमी के कदमों का सवाल था जिसका पीछा वो कर रहा था, समझ से परे था। ये डरावना था।
बड़े बड़े पैरों के निशानों में ही उसने पहली बार इस बात पर गौर किया और बहुत देर तक उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या ये उड़ते हुए पत्तों की वजह से रोशनी और छाया का अजीब सा प्रभाव था, या किनारों पर बारीक पिसे चावल की तरह बहती सूखी बर्फ उसकी वजह से परछाइयां और तेज रोशनी पड़ रही थी? या क्या ये सच था कि बड़े बड़े निशानों का रंग हल्का पड़ गया था क्योंकि उस जानवर के बनाए गहरे गहरे गड्ढों के आसपास अब एक रहस्यमयी लालिमा दिखाई दे रही थी, जो बर्फ के रंग को रंगने वाली किसी भी चीज से ज्यादा रोशनी के प्रभाव जैसी लग रही थी। हर निशान में ये अंश था और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। ये अस्पष्ट आग जैसा रंग जिसने तस्वीर में एक नया भयावह रूप भर दिया था। लेकिन जब पूरी तरह से इसे समझने या उस पर विश्वास करने में असमर्थ, उसने ये जानने की कोशिश की कि क्या उन दूसरे निशानों में भी इसी तरह का बदलाव आया था। उसने दूसरे निशानों की ओर ध्यान दिया तो उसने पाया कि इनमें एक जैसा बदलाव आया था, जो कहीं ज्यादा बुरा था और कहीं ज्यादा भयानक इशारे दे रहा था, क्योंकि आखिरी 100 गज या उससे भी ज्यादा आगे उसने पाया कि वो निशान धीरे धीरे मूल पैरों के निशान जैसे हो गए थे। जाहिर है ये बदलाव उसने अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखा था, मगर उन निशानों से ये साफ पता चल रहा था। ये पता लगाना मुश्किल था कि ये बदलाव सबसे पहले कहां से शुरू हुआ था। हालांकि नतीजा संदेह से परे था। छोटे साफ सुथरे ढंग से बने हुए निशान अब अपने बगल के बड़े पैरों के निशानों की हूबहू नकल बन गए थे, और ये देखकर उसके मन में घृणा और डर के साथ कुछ उठा। सिम्पसन पहली बार झिझका, फिर अपनी घबराहट और अनिर्णय पर शर्मिंदा होकर कुछ कदम आगे बढ़ा। अगले ही पल वो वहीं रुक गया। उसके सामने सारे निशान गायब हो गए थे। दोनों निशान अचानक खत्म हो गए। चारों तरफ 100 गज से भी ज्यादा दूर तक उसने उनके जारी रहने का कोई भी संकेत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। वहां कुछ भी नहीं था। वहां पेड़ बहुत घने थे, सभी बड़े पेड़, स्प्रूस, देवदार, हेमलॉक। नीचे कोई झाड़ियां नहीं थी। वो खड़ा था, अपने चारों ओर देख रहा था, पूरी तरह से बेचैन, किसी भी निर्णय शक्ति से रहित। उसने फिर से खोजने का काम शुरू किया, और फिर से और फिर से, लेकिन हर बार एक ही नतीजा, कुछ नहीं। अब तक बर्फ की सतह पर जो पैर चल रहे थे, अब जाहिर है जमीन छोड़ चुके थे। और इसी संकट और उलझन के क्षण में आतंक के चाबुक ने उसके दिल पर अपनी सबसे सुनियोजित मार बरसाई। ये चाबुक उसके मन के सबसे दुखते हिस्से पर जानलेवा असर के साथ पड़ा, जिससे वो पूरी तरह से घबरा गया। वो मन ही मन हर वक्त इस बात से डर रहा था कि यह होगा, और हुआ भी। बहुत ऊपर, ऊंचाई और दूरी के कारण धीमी, अजीब तरह से पतली और कराहती हुई, उसने गाइड डिफेगो की करुण पुकार सुनी। यह आवाज उस शांत सर्द आकाश से उस पर पड़ी, जिसमें निराशा और भय का भाव था। राइफल उसके पैरों पर गिर पड़ी। वो एक पल के लिए निश्चल खड़ा रहा, मानो वो अपने पूरे शरीर से उसे सुन रहा हो। फिर लड़खड़ाते हुए सहारे के लिए पास के पेड़ से जा टकराया, मन और आत्मा से पूरी तरह अस्त व्यस्त। उस पल उसे यह अब तक का सबसे चकनाचूर और विचलित करने वाला अनुभव लगा, जिससे उसका दिल मानो अचानक एक ही झोंके में सारी भावनाओं से खाली हो गया। ओह ओह, ये आग जैसी ऊंचाई, मेरे जलते हुए पैर, मेरे जलते हुए पैर।
दूर से ना बयां की जा सकने वाली ये पीड़ा भरी आवाज आकाश में गूंज रही थी। एक बार उसने पुकारा, फिर पेड़ों से भरे उस घने जंगल में सन्नाटा छा गया जो उस आवाज को सुन रहा था। और सिम्पसन बिना ये जाने कि वो क्या कर रहा था, उसने तुरंत ही खुद को बेतहाशा इधर उधर दौड़ते, खोजते, पुकारते, जड़ों और पत्थरों पर ठोकर खाते और पुकारने वाले के पीछे बेतहाशा भागते हुए पाया। याददाश्त और भावना का वो पर्दा जो असल घटनाओं को ढक लेता है, वो नीचे आ गया। विचलित और अर्धविक्षिप्त, समंदर में तैरते जहाज की तरह झूठी रोशनियों का पीछा करते हुए उसकी आंखों, दिल और आत्मा में आतंक, क्योंकि जंगल की दहशत ने उसे दूर से पुकारा था। अदम्य दूरी की शक्ति, उस बियाबान का लालच जो इंसान को बर्बाद कर देता है। उस पल उसने किसी ऐसे इंसान के सभी दर्दों को महसूस किया जो शायद पूरी तरह से और हमेशा के लिए खो गया था। वो अपने आखिरी अकेलेपन में एक आत्मा के संघर्ष और जद्दोजहद को झेल रहा था। डिफेगो की तस्वीर, जिसे उन प्राचीन जंगलों के आकाशीय फैलाव में अनंत काल से शिकार, भगाया और पीछा किया जा रहा था, उसके विचारों के अंधेरे खंडहर में किसी चिंगारी की तरह दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी बिखरी हुई संवेदनाओं की अराजकता में कुछ पाने में कई दशक लगने वाले थे, या फिर कई युग, जिन पर वो एक पल के लिए ही सही मगर स्थिर होकर विचार कर सके। मगर ये चीखें दोहराई नहीं गईं। उसकी अपनी कर्कश पुकार का कोई जवाब नहीं आया। जंगल की रहस्यमयी शक्तियों ने अपने शिकार को बुला लिया था, जिसे वापस नहीं बुलाया जा सकता था। उसे जकड़ लिया गया था। फिर भी शायद वो घंटों तक खोजता रहा और पुकारता रहा, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और आखिरकार उसने एक बेकार की खोज छोड़कर 50 आइलैंड वाटर्स के किनारे अपने कैंप में लौटने का फैसला किया। फिर भी वो बेमन से आगे बढ़ रहा था। वो रोने की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे अपनी राइफल और होम कैंप की ओर जाने वाला रास्ता मिला। बेतरतीबी से निशान लगाए हुए पेड़ों का पीछा करने के लिए जरूरी एकाग्रता और अंदर ही अंदर कुतरती हुई भूख ने उसके मन को स्थिर रखने में मदद की। वरना उसने माना कि जो अस्थायी भटका उसे झेलना पड़ा था, वो पक्के तौर पर विनाशकारी हालत तक बढ़ सकता था। धीरे धीरे संतुलन फिर से बदल गया और वो अपनी सामान्य मानसिक स्थिरता हासिल करने के करीब पहुंच गया। लेकिन इस सब के बावजूद ढलती शाम का सफर बेहद डरावना था। उसने अनगिनत कदमों की आहट सुनी, हंसती और फुसफुसाती आवाजें, और पेड़ों और पत्थरों के पीछे दुबकी आकृतियां भी देखी, जो उसके गुजरते ही एक दूसरे को एकजुट हमले करने का इशारा कर रही थी। हवा की सरसराहट ने उसे चौंका दिया और ध्यान लगाकर सुनने पर मजबूर कर दिया। वो धीरे धीरे चुपके से आगे बढ़ा, जहां तक हो सके छिपने की कोशिश करते हुए और जितना हो सके कम आवाज करते हुए। जंगल की परछाइयां जो अब तक सिर्फ सुरक्षा या आवरण थीं, अब खतरनाक और चुनौतीपूर्ण हो गई थीं। और उसके डरे हुए मन में चल रहा तमाशा कई संभावनाओं को छुपा रहा था, जो अस्पष्ट होने के कारण और भी भयावह हो सकता था। जो कुछ हुआ था, उसके हर विवरण के पीछे चुपचाप छुपी हुई एक बेनाम बर्बादी की आशंका छिपी हुई थी। यह सचमुच तारीफ के काबिल था कि आखिरकार वो विजयी हुआ। उससे कहीं ज्यादा परिपक्व शक्तियां और अनुभव वाले लोग भी शायद ही इस कठिन परीक्षा में सफल हो पाते। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसने खुद को काफी हद तक संभाल लिया था।
नींद का तो सवाल ही नहीं था और अंधेरे में एक अनजान रास्ते पर चलना भी उतना ही असंभव था। वो पूरी रात राइफल हाथ में लिए उस आग के सामने बैठा रहा जिसे उसने एक पल के लिए भी बुझने नहीं दिया। उस डरावने माहौल में पूरी रात जागने के अनुभव की गंभीरता उसके मन पर जीवन भर के लिए छाप छोड़ गई थी। लेकिन यह काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ और भोर की पहली किरण के साथ ही वो मदद लेने के लिए होम कैंप की लंबी वापसी यात्रा पर निकल पड़ा। पहले की तरह उसने अपनी गैर मौजूदगी का कारण बताने के लिए एक नोट छोड़ा जिसमें यह भी लिखा कि उसने खाने और माचिस का एक भरपूर भंडार कहां छोड़ा था। हालांकि उसे इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान उन्हें ढूंढ पाएगा। सिम्पसन ने झील और जंगल के किनारे अकेले कैसे अपना रास्ता ढूंढा, इसकी तो अपने आप में एक अलग ही कहानी बन सकती है, क्योंकि उसे ये कहानी बताते हुए सुनना उस भावुक अकेलेपन को जानना है जो एक इंसान महसूस करता है जब जंगल उसे अपनी असीम हथेलियों में थाम लेता है और हंसता है। ये उसके अदम्य साहस की प्रशंसा भी करता है। सिम्पसन अपनी तारीफ में किसी कौशल का दावा नहीं करता, बल्कि कहता है कि उसने लगभग अदृश्य रास्ते का मशीन की तरह और बिना सोचे समझे अनुसरण किया, और जो बेशक सच भी है, उसने अचेतन मन जो सहज वृत्ति है उसके मार्गदर्शन पर भरोसा किया। शायद जानवरों और आदिम मनुष्यों को मालूम किसी दिशा बोध ने भी इसमें मदद की होगी, क्योंकि उस सारे उलझे हुए इलाके से होते हुए वो ठीक उसी जगह पहुंचने में सफल रहा जहां डिफेगो ने लगभग 3 दिन पहले ये कहते हुए डोंगी छिपाई थी कि कैंप खोजने के लिए झील के पार पश्चिम की ओर सूरज की तरफ मुड़ो। उसे रास्ता दिखाने के लिए ज्यादा धूप नहीं बची थी, लेकिन उसने अपनी पूरी क्षमता से अपने कंपास का इस्तेमाल किया और अपनी कमजोर नाव में सवार होकर अपने बचे हुए सफर के आखिरी 12 मील पूरे किए। उसे इस बात से गहरी राहत थी कि वो डरावना जंगल आखिरकार पीछे छूट गया है और खुशकिस्मती से पानी शांत था। उसने झील के बीचों बीच किनारे पर 20 मील और भटकने के बजाय एक सीधी रेखा में झील को पार किया। किस्मत से बाकी शिकारी भी वापस आ गए थे। उनकी आग की रोशनी ने उसे दिशा दिखाई। इसके बिना शायद वो पूरी रात कैंप की असली स्थिति की खोज करता ही रहता। आधी रात के करीब का ही वक्त था जब उसकी डोंगी रेतीले किनारे पर जाकर लग गई और हैंक, पंक और उसके चाचा उसकी चीखों से नींद में खलल डालते हुए जल्दी से उस तरफ दौड़े और एक बहुत थके हुए और टूटे हुए स्कॉटिश नमूने को चट्टानों के ऊपर से बुझती हुई आग की ओर ले गए। जादू और खौफ की इस दुनिया में जो पिछले 2 दिन और 2 रातों से उसे लगातार सता रही थी, उसके स्पष्ट व्यवहार करने वाले चाचा का अचानक प्रवेश इस मामले को एक बिल्कुल नया रूप दे गया। उस तीखी हाय मेरे बेटे और अब क्या हुआ की आवाज और उस सूखे मजबूत हाथ की पकड़ ने उसे एक अलग ही तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके अंदर अपने लिए ही नफरत की एक लहर सी उठी। उसे एहसास हुआ कि उसने खुद को बहुत बुरी तरह छोड़ दिया था। उसे खुद पर थोड़ी शर्म भी महसूस हुई, लेकिन अपनी संस्कृति के स्वाभाविक जिद्दीपने ने उसे फिर से जकड़ लिया। और बेशक यही कारण है कि उस आग के चारों ओर खड़े उस दल को सब कुछ बताने में उसे इतनी कठिनाई क्यों हुई। हालांकि उसने इतना कुछ बताया कि तुरंत यह निर्णय लिया गया कि राहत दल को जल्दी से जल्दी रवाना होना चाहिए और सिम्पसन को उसे कुशलतापूर्वक मार्गदर्शन देने के लिए पहले खाना और सबसे बढ़कर सोना होगा।
डॉक्टर कैथकार्ट ने उस लड़के की हालत को अपने मरीज से कहीं ज्यादा सावधानी से देखते हुए उसे मॉर्फिन का हल्का सा इंजेक्शन दिया। अगले 6 घंटों तक सिम्पसन किसी लाश की तरह सोता रहा। बाद में इस धर्मशास्त्र के छात्र द्वारा बड़ी ही सावधानी से लिखे गए विवरण से मालूम होता है कि उसने हैरान हो रखे उस दल को जो वृत्तांत सुनाया था उसमें कई जरूरी बातें नहीं कही गई थीं। वो घोषणा करता है कि अपने चाचा के मासूम मगर तथ्यपरक चेहरे को घूरते हुए उसके पास उन बातों का उल्लेख करने का साहस ही नहीं था। इस तरह से खोजी दल को यह समझ में आया कि डिफेगो को रात में उन्माद का एक तेज और ना बयां किया जा सकने वाला दौरा पड़ा था। उसने खुद ही कल्पना की थी कि उसे किसी व्यक्ति या चीज ने पुकारा है और वो बिना खाना या राइफल लिए झाड़ियों में कूद गया था, जहां उसे ठंड और भूख से एक भयानक और लंबी मौत मरना था अगर उसे वक्त रहते ढूंढकर बचाया ना जा सके तो। और यहां इसके अलावा वक्त रहते का अर्थ तुरंत था।